हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एनलाइटेड अकेडमी। आज का जो क्लास है वो करंट अफेयर पे होने वाला है और इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के एक बहुत अच्छे थॉट से। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। एंड इज़ नॉट द एंड, इन फैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। इफ़ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो लेट्स बी पॉजिटिव। ये वीडियो का शुरुआत मैंने इस थॉट से इसलिए किया है क्योंकि आज एपीजे अब्दुल कलाम का बर्थडे है 15 अक्टूबर और फ्रॉम 2010 आज के ही दिन यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है और टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता हमेशा एक अलग सा होता है। अभी तक वर्ल्ड स्टूडेंट डे ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं होता था। जनरली हमारे इंडिया में हमने बचपन से देखा है कि टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता था और चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन स्टूडेंट डे कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता था। बहुत कम लोग जानते हैं आज के दिन के बारे में कि आज का दिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे है और ये एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थ पे मनाया जाता है। जब ये ज़िंदा थे उसी समय यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया था कि हम उनके बर्थडे पे वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाएंगे। और इस बार का थीम जो है वो ये है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ टीचर्स। कि कोई भी बदलाव एजुकेशन में हमेशा टीचर से शुरू होता है। नाइस, ठीक है, तो ये आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं। नाउ थोड़ा सा अब्दुल कलाम जी के बारे में जान लेते हैं। अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था रामेश्वरम में। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल्स। इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पोखरण 2 जो न्यूक्लियर टेस्ट हुई थी वो भी इन्हीं के देख रेख में हुआ था। क्यों? क्योंकि उस टाइम ये डिफेंस सेक्रेटरी थे अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के समय। करेक्ट। इन्होंने काफ़ी बुक लिखे हैं। इन्होंने 25 से भी ज़्यादा बुक लिखा है, जिसमें कुछ बुक बहुत फेमस है। मे भी कभी बुक के कैटेगरी में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और वो इतने फेमस है कि सभी लोग जानते होंगे। इग्नाइटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020। करेक्ट। बहुत सारी बुक इन्होंने लिखी है। ये 3 बहुत इनकी फेमस बुक है। ट्रांसफॉर्मिंग माइंड्स, रीइग्नाइटेड, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक जो इन्होंने लिखी और हमेशा एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ही वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो 11th प्रेसिडेंट भी हमारे रह चुके हैं। करेक्ट। और इन्हें प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। हमेशा इनको पढ़ना ये दोनों चीज़ें अच्छे लगते थे। इनके व्यक्तित्व से आप सब परिपक्व हैं। 2015 में इनका देहांत हो जाता है, वो भी पढ़ाते हुए। तो ये लेक्चर मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक से स्टार्ट किया है। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। आप जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। बाय द वे 15 अक्टूबर को कुछ और भी मनाया जाता है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये कौन कंडक्ट करती है? ये कंडक्ट करती है ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंडक्ट करती है। और इस बार का थीम क्या है? यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन। यूनाइट फॉर यूनिवर्सल हैंड हाइजीन, ये भी 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज़ से, लाइक वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे WHO सेलिब्रेट करती है और ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 मई को। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका भी थीम मैं आपको लिखा देता हूँ। थीम दोनों का सेम है, इसलिए ये भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड, क्लीन योर हैंड, ये है। शायद आप देख लीजिएगा, एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। बट हाँ, यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड।
करेक्ट। तो यहाँ पे यूनाइट फॉर यूनिवर्सल है हैंड हाइजीन, और इसका है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड। क्लियर। तो ये थीम है इसका। तो दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं, बट आपको ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और उसके हिसाब से आपको डेट भी सेलेक्ट करने होंगे या फिर थीम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे और ग्लोबल वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे दोनों अलग है, दोनों को कंडक्ट भी अलग ऑर्गेनाइजेशन करती है। क्लियर। ओके, तो ये एडेड कुछ इन्फॉर्मेशन था जो मैंने दे दिया। नाउ आज के पहले टॉपिक पर हम बात करते हैं। आज का पहला टॉपिक होगा कूनो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड चीता। अब सभी जानते हैं न्यूज़ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के दिन पे टोटल 8 नामीबियन करेक्ट अफ्रीकन, क्योंकि नामीबिया अफ्रीका में, अफ्रीकन वाइल्ड चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया। री इंट्रोड्यूस्ड कहाँ? इन कूनो नेशनल पार्क। और ये कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। कूनो नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था 2018 में। उससे पहले ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी। क्लियर। ठीक है। 8 नामीबियन अफ्रीकन वाइल्ड चीता में से 5 जो है वो फीमेल है और 3 मेल है। करेक्ट। ठीक है। अब ये रीलोकेशन हुआ क्यों? अब ये रीलोकेशन इसलिए हुआ क्योंकि भारत 1952 में अपने आप को एक चीता एक्सटिंक्ट कंट्री डिक्लेयर कर चुका था। मतलब हमारे देश में एक भी चीता नहीं थे, और ये 1952 में ऑलरेडी चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। क्यों एक्सटिंक्ट हो चुके? ऐसा नहीं था कि पहले हमारे देश में या हमारे देश का क्लाइमेट ऐसा नहीं था कि यहाँ पे चीता नहीं रहा जा सकता था। बिल्कुल चीता रहा जा सकता था, लेकिन 1949 में लास्ट चीता हमारे यहाँ पे प्रेजेंट था। रीज़न क्या था? हंटिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरिया, ठीक है, कोरिया प्रिंसली स्टेट है एक। कोरिया प्रिंसली स्टेट कहाँ? छत्तीसगढ़ में। आज के डेट में छत्तीसगढ़ में है। पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे, इसलिए कोरिया प्रिंसली स्टेट के एक राजा थे। इनका नाम था रामानुज प्रताप सिंह देव। यहाँ के महाराजा थे। तो इन्होंने लास्ट जो 3 भी बचे हुए थे, इन्होंने इतनी हंटिंग करी, और जो लास्ट 3 के चीता बचे हुए थे उनको भी ये मार दिए। और उसके बाद से 1952 जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद इंडिया ने चीता एक्सटिंक्ट कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था। बट ऐसा नहीं है कि ये आज के डेट में 2022 में आफ्टर 70 ईयर्स रिलोकेट किया। इससे बहुत पहले कोशिश की जा चुकी थी। लाइक 2009 में जब जयराम रमेश इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, तब भी उन्होंने कोशिश किया था कि रीइंट्रोड्यूस करने का। फिर बाद में 2018 में भी एक कोशिश करी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया बिकॉज ऑफ द उनके इन्वायरमेंट कंडीशन के कारण कि वो इस इन्वायरमेंट में सस्टेनेबली नहीं रह सकते हैं। और इससे पहले चीता को रिलोकेट करने की कोशिश जो करी जा रही थी, वो करी जा रही थी ईरान से। ईरान से इंडिया के गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि आप वहाँ से कुछ चीता हमें दे दें, लेकिन ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया। और ईरान में जो चीता है वो एशियाटिक चीता है। करेक्ट, वो एशियाटिक चीता है। और अभी हम कौन सा चीता लेकर के आए हैं? अफ्रीकन चीता लेकर के आए हैं। एशियाटिक चीता को अगर हम लेकर के आते और अपने कंट्री में रखते तो ये ज़्यादा ये होता कि वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर रह पाते। लेकिन ईरान ने जो बेसिकली परमिशन नहीं दी, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास ऑलरेडी ज़्यादा चीता नहीं है, इस वजह से हम आपको चीता नहीं दे सकते हैं। और एक बात आपको याद रखना है, ईरान ओनली कंट्री है पूरे दुनिया में जहाँ पे आपको एशियाटिक चीता देखने को मिलेगा। ईरान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं पर भी एशियाटिक चीता जो है वो नहीं है। करेक्ट, ठीक है। दूसरा, अगर मैं नामीबिया को बोलूँ तो अफ्रीकन चीता आज के डेट में मौजूद हैं, और नामीबिया को में सबसे ज़्यादा आपको अफ्रीकन चीता देखने को मिलेंगे। और नामीबिया को ही क्या कहा जाता है? चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। चीता कैपिटल ऑफ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कौन है? तो नामीबिया। करेक्ट, ठीक है। अब देखिए, 2 बातें आपको और याद रखने की ज़रूरत है। अगर हम एशियाटिक चीता की बात करें जो ईरान में सिर्फ मौजूद है, इसको IUCN की रेड लिस्ट पे कौन सी कैटेगरी दी हुई है? दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये भी आपको याद रखना है। करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम अफ्रीकन चीता की बात करें तो इसकी कैटेगरी क्या है? वल्नरेबल। वल्नरेबल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, और कुछ बातें चीता से रिलेटेड। देखिए, चीता का जो साइंटिफिक नेम है, जब कभी भी न्यूज़ में इस तरीके का कोई भी एनिमल के बारे में बात होता है तो आपको साइंटिफिक नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एसिनोनियक्स जुबितास।
ठीक है, आप इसको जुबा केसरी से याद रख सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एस्योनिक्स जुबातस, ठीक है, एस्योनिक जुबातस, सॉरी स्पेलिंग गलती है, जुबातस, ये आपको याद रखना है, ठीक है, साइंटिफिक नेम। दूसरा, चीता जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है? कैट फैमिली से बिलोंग करती है। दूसरा, चीता जो है वो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट वाइल्ड, आप बोल सकते हैं कि कैट फैमिली का एक मेंबर है। प्लस चीता फास्टेस्ट लैंड मैमल है, फास्टेस्ट लैंड मैमल ऑफ द वर्ल्ड क्या है ये? चीता, करेक्ट, ठीक है। अब देखिए एक और बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कूनो नेशनल पार्क की। कूनो नेशनल पार्क इस चीता के आने के बाद से वर्ल्ड का वर्ल्ड्स ओनली नेशनल पार्क है या जगह है जहाँ पे बिग कैट फैमिली की 4 स्पीसीज़ एक साथ देखी जा सकती है, रह रही है। कौन कौन? लाइक टाइगर, लायन, लियोपार्ड एंड चीता, ठीक है, बिग कैट फैमिली एक साथ चारों, पहली बार वर्ल्ड में ये एक इकलौता जगह है जहाँ पे चारों स्पीसीज एक साथ रह रही है। तो इतना आपको याद रखना है इस पर्टिकुलर वाइल्ड चीता, और जो हमारा री इंट्रोडक्शन हुआ है 8 नामीबियन अफ्रीकन वाइल्ड चीता का कूनो नेशनल पार्क के बारे में। दूसरा, ये और नहीं है, इस साल के एंड तक 12 और चीता मंगाए जाने की कवायद हो रही है, और हर साल कहा जा रहा है कि कुछ और चीता हम लोग यहाँ पे रिलोकेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है। देखिए जब करेंटली हमारे 49th CGI कौन है? पहले तो मैं ये बता दूं आपको, यूयू ललित। और 50th CGI कौन बनेंगे? क्योंकि इनका टर्म ज़्यादा दिनों का नहीं है, 2 मंथ का ही है। 50th से DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ नाम ऑलरेडी भेज दिया गया है, इनका अपॉइंटमेंट कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। 50th CGI। तो जब 49th CGI अपनी ओथ लेने वाले थे नेक्स्ट डे, और इनसे पहले जो हमारे 48th CGI थे इस साल, आपको 3 CGI देखने को मिलेंगे, और इसलिए तीनों का नाम आपको याद रखना है। NV रमन्ना, ये 48 CGI थे, 49 CGI UY ललित, 50th CGI DY चंद्रचूड़, क्लियर। तो जब ये जा रहे थे, इनकी फेयरवेल सेरेमनी थी, और ये जब अपना शपथ ग्रहण समारोह अगले दिन लेने वाले थे, तब इन्होंने फेयरवेल स्पीच में ये कहा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाऊंगा, और 365 दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमेशा वर्क कर रही होगी। इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है क्या। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक ऐसा बेंच होता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमेशा आपको कहाँ मिलेगा, मैं आपको शॉर्ट में लिखाता जा रहा हूँ, आप लिखते चले जाइएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच होती है, बेंच मतलब पीठ, करेक्ट, जिसमें 5 या फिर उससे ज़्यादा जजेस होते हैं, करेक्ट, जो गठित की जाती है, ठीक है, जो कंस्टिट्यूट करी जाती है फॉर अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, फॉर इंक्वायरिंग अ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ which requires constitutional interpretation, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच होती है जिसमें 5, ये आपको याद रखना है कि 5 और 5 से ज़्यादा जज होंगे तभी वो बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, और ये गठित करी जाती है जब कभी बहुत सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ अटक जाता है, या कोई केस ऐसा आता है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में डिस्कस करने की बात आती है, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्या, जैसे भारत देश का संविधान है और सब कुछ बहुत क्लियरली हमारे देश के संविधान में नहीं मेंशन है, फ्रॉम द टाइम टू टाइम ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। बहुत ऐसे केस आ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिसेंटली हिजाब का केस बताऊं, तो हिजाब के केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस केस को सुनने के लिए हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही गठित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये गठित किया जाता है जिसके 4 क्राइटेरिया होते हैं। अगर 4 क्राइटेरिया फुलफिल होगी तो ये गठित करी जाएगी, अगर 4 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगी तो ये नहीं गठित करी जाएगी। 4 केसेस होने चाहिए। बट मैं अभी ये बता रहा हूँ आपको कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होता है वो इस तरीके का होता है, 5 से ज़्यादा उसमें जजेस होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अगर कहीं किसी केस में रिक्वायरमेंट होती है तभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन होता है। क्या प्रोविज़न है? देखिए आर्टिकल 145(3) बात करती है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
अब आर्टिकल 145 ये कहती है किसके पास ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करने की, तो सीजीआई के पास पावर है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है अंडर आर्टिकल 145 कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गठित कर सकते हैं टू लुक इनटू द केसेस विच रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। फाइन, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं करा गया है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होंगे उसमें सीजीआई का होना ज़रूरी है। 5 जज में सीजीआई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये सारा चीज़ किस पे डिपेंड करता है? सीजीआई पे डिपेंड करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे। क्लियरली ओके। अब बात करते हैं कि सीजीआई कब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करते हैं। देखिए 4 कंडीशन है। पहला, फर्स्ट कंडीशन ये है जो ऑलरेडी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, ठीक है, किसी भी केस में जहां पे विच रिक्वायर्स, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, विच रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। करेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा, जब कभी भी अंडर आर्टिकल 143, अंडर आर्टिकल 143, अब अंडर आर्टिकल 143 क्या है? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ विच रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई से सुझाव मांग सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, कुछ जानकारी मांग सकते हैं। ये प्रेसिडेंट के हाथों में होता है। और अगर सीजीआई कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। वो मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए कि उसको वो फॉलो करे या ना करे, उससे मतलब नहीं है, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन प्रेसिडेंट भी कभी रिकमेंड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करने की जरूरत, तो सीजीआई को भी रिकमेंड कर देते हैं, वो भी बाइंडिंग नहीं है। करेक्ट। नाउ तीसरा क्राइटेरिया क्या होता है? जब कभी टू जजेस बेंच, कोई केस ऐसा चल रहा है जिसमें 2 जजेस बेंच हैं एंड 3 जजेस बेंच, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एंड सब्सिक्वेंटली 3 जजेस बेंच गेव कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट। समझाता हूं मैं आपको, पहले मैं लिख देता हूं कि आपके लिए सुविधा हो। एंड फोर्थ वन, देखिए मान लेते हैं कि कोई केस गया सुप्रीम कोर्ट के पास, 2 जज बेंच, जैसे आप हिजाब का केस ले लीजिए। हिजाब के केस में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में 2 जज की बेंच एक गठित करी गई, दोनों ने यहाँ पे क्लैश हो गया। लेकिन कभी कभी होता है कि 2 जज बेंच कोई जजमेंट दे देता है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव जजमेंट दे दिया, कोई भी किसी भी डायरेक्शन में दिया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल। उसके बाद फिर से उसको चैलेंज किया गया रिव्यू पिटीशन के थ्रू, और फिर उसी मैटर के लिए एक 3 जज की बेंच गठित करी गई, और 3 जज की बेंच ने उस जजमेंट के अपोजिट में कुछ डिसीजन दे दिया, जो उन्होंने दिया उसके जस्ट अपोजिट में दे दिया, इसलिए कन्फ्लिक्टिंग लिखा है मैंने। ठीक है, ऐसे केस में ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सीजीआई गठित करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जो 3 जज बेंच ने वर्डिक्ट दिया है उसी को मान लिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अब 5 जज बेंच के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये केस जाएगा। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई होना चाहिए एक लार्जर बेंच को कि जो भी इन दोनों में कन्फ्लिक्ट जजमेंट अराइज हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या है, इस वजह से उसे एक लार्जर बेंच पे भेज दिया जाएगा। और फोर्थ कंडीशन क्या होती है, जब 3 जजेस बेंच एंड सब्सिक्वेंटली 3 जजेस बेंच gave judgment on the same issue। मान लिया जाए कि 3 जज बेंच ने एक वर्डिक्ट दे दी, फिर से 3 जज बेंच कभी अलग टाइम पे, केस एक नहीं होगा, हो सकता है कि केस एक हो चाहे ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, इशू एक होगा। अगर इशू एक है और कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट आ रहा है या फिर अलग जजमेंट आ रहा है या फिर दोनों की जजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, ठीक, अलग तरीके से कन्फ्लिक्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसे सिचुएशन में जब इशू एक है और 2-3 जजेस की बेंच गठित करी गई थी और दोनों ने अपना जजमेंट जब दे दिया, ऐसे सिचुएशन में सीजीआई क्या करेगी, 5 जज या उससे ज़्यादा की एक बेंच कंस्टिट्यूट कर देगी टू लुक इनटू द मैटर। तो ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। करेक्ट। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट पे क्या आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता क्या है। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि बीपीएससी के मेंस में आपको एग्जाम या फिर यूपीएससी के मेंस में या किसी एग्जाम के मेंस में आपको लिखने को आ सकता है। राइट। रिसेंटली ये न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि सीजीआई यूयू ललित ने टोटल 25 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करी है, इस्टेब्लिश किया है टू लुक इनटू द डिफरेंट मैटर। अब इन्होंने क्यों ये बात बोला और इन्होंने ये क्यों इनिशिएटिव लिया जिसके लिए इनको सराहा जा रहा है, उसके पीछे का कारण यह है कि जब हम 1950 से 1960 के बीच में थे तो एवरेज 134 कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट पर ईयर होती थी हर साल।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए होती थी। लेकिन आज के डेट में 2021 से 2022 की मैं बात करूं तो इस ईयर में जो हो चुका है वो क्या हो गया, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट पर ईयर। और ये मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल, और इसलिए क्योंकि आरटीआई से ये पता चला है कि बहुत सारे केसेस, अप्रॉक्सीमेटली 70-80 से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के पास, जिसको अर्जेंटली देखना ज़रूरी है। अब ये हुआ क्यों, इसके पीछे का कारण है कि वर्कलोड जो है सुप्रीम कोर्ट पे अदर केसेस के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इस वजह से ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई। इसलिए सीजीआई ने कहा कि कम से कम 365 दिन, साल के 365 दिन कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो पक्का होगा, जैसा अभी नहीं होता है। क्लियर। अब एग्जाम में क्या आ सकता है आपको, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब इस्टेब्लिश की गई थी। ए के गोपालन, ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ठीक है, 1950। देश की आज़ादी के बाद ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस आया था, यहाँ पे 5 जज की एक बेंच गठित करी गई थी। क्लियर, ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन सी थी, तो ये थी 13 जजों की बेंच, 13 जजेस बेंच। किस केस में, केशवानंद भारती केस, जो आप जानते हैं, केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है, जहां से निकला था बेसिक फीचर डॉक्ट्रिन ऑफ ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट फीचर, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चर, जहाँ से निकला था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको याद रखना है। लार्जेस्ट बेंच थी, बाकी 11 बेंच की भी हुई है। और हमेशा जब भी गठित करी जाएगी तो 5 जज की बेंच होगी, 7 की होगी, 9 की होगी। क्यों, क्योंकि कोई क्लासेस ना हो, जो जनरली 2 जज की बेंच में हमेशा क्लासेस देखने को मिलता है। जैसे हिजाब वाले केस में कल के दिन 2 जज की बेंच ने कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर दिया, मतलब 2 जज की बेंच थी, दोनों जज आपस में सहमत नहीं हुए थे, इसलिए अब उसको 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया है। क्लियर, ठीक है, ओके। तो सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा रहा हूँ तो इससे रिलेटेड आपको कुछ एक दो और इन्फॉर्मेशन दे दूँ। देखिए, 27 सितंबर को एक हिस्टोरिक डे था 2022 को, सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग की थी। और अब से आप भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसको आप लाइव देख सकते हैं, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग करी गई थी। अब ये क्यों करी गई, देखिए 2008 में स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के साथ ही एक केस था स्वप्निल त्रिपाठी, ये केस आपको याद रखना है। और ये कब था, 2018 में। सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस में एक वर्डिक्ट दिए थे, और उस वर्डिक्ट में ये कहा गया था कि राइट टू जस्टिस, जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग राइट टू जस्टिस का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। मतलब भारत देश के हर एक सिटीजन को यह अधिकार है कि वो लाइव स्ट्रीमिंग देख सकता है, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग राइट टू जस्टिस के अंदर आता है, और राइट टू जस्टिस जो है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है, ठीक है, क्लियर। अब फर्स्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हाई कोर्ट कौन था जिसने, या फिर फर्स्ट कोर्ट था, सिर्फ कोर्ट लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट कोर्ट इन इंडिया, तो आप सुप्रीम कोर्ट मत डाल दीजिएगा ऑप्शन में। फर्स्ट कोर्ट कौन था जिसने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी, तो वो था गुजरात हाई कोर्ट, उसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट, करेक्ट। ये फर्स्ट 2 थे, पहले गुजरात फिर कर्नाटका, उसके बाद तो झारखंड, बिहार, बहुत सारे स्टेट करने लगे हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट भी देख रहा है इन सब चीज़ों को कि किस तरीके से किया जाए। ओके, एक और करंट अफेयर आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट, ये भी इसी साल का करंट अफेयर है। फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया है, दैट इज़ केरला हाई कोर्ट, ठीक है, फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, अगर फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट की बात नहीं करी जाए, फर्स्ट पेपरलेस बेंच बोला जाए कोर्ट के अंदर, क्योंकि पूरा कोर्ट पेपरलेस नहीं हुआ था, तो वो था हैदराबाद 2016 में, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता जब भी आपको फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट का क्वेश्चन दिया जाएगा तो केरला हाई कोर्ट दिया जाएगा, हैदराबाद नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो ये ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ REC लिमिटेड। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड, सॉरी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1969 में, करेक्ट। किस टाइप की कंपनी है ये, दैट इज NBFC, दैट मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और ये और किस टाइप की कंपनी, दैट इज CPSE, मीन्स सेंट्रल पब्लिक सेक्टर
इंटरप्राइज, करेक्ट। नाउ वाई इन न्यूज़, रिसेंटली आरईसी लिमिटेड बन गई है भारत देश की 12th महारत्न कंपनी, करेक्ट। अब महारत्न कंपनी होती क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2010 में एक टैग सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैग करना स्टार्ट किया था कंपनीज के लिए 2010 में। ये टैग उन्होंने देना था जिसको कहा गया महारत्ना कंपनी, करेक्ट। अब महारत्ना कंपनी किसको दिया जाता है, तो एलिजिबल कौन होंगे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एलिजिबल कौन सी कंपनी होंगे, पहला कुछ 5 क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। पहला फर्स्ट क्राइटेरिया कि वो CPSC होने चाहिए, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, मतलब भारत सरकार के द्वारा गठित की हुई बनाई हुई कंपनी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा सेंसेक्स में लिस्टेड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो होती है इनकी नेट प्रॉफिट होनी चाहिए, कितनी नेट प्रॉफिट, विल बी 5000 करोड़ और मोर फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर मतलब लगातार 3 सालों तक 5000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी की। नेक्स्ट वन, सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक। नेट टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, 25,000 करोड़ और मोर फॉर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट नेट वर्थ, नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़ और मोर एवरेज है ये फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर। 3 साल का अगर एवरेज हम लेंगे तो नेट वर्थ निकालेंगे तो नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ऊपर। आप खुद समझ पा रहे हैं कि 5,000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉफिट वाली कंपनी को ही महारत्ना का टैग दिया जाता है, क्लियर। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट महारत्ना का टैग देती ही क्यों है। देखिए इसके पीछे का कारण है, क्योंकि इससे क्या होता है, देखिए ये सरकार की कंपनी है, सरकार की कंपनी खुद से डिसीजंस नहीं ले सकती है, उसे डिसीजंस लेने के लिए सरकार से प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कंपनी को महारत्न का टैग दे देती है तो इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाती है, मतलब है कि भारत सरकार से बिना परमिशन लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर सकती है, बहुत सारे वर्क कर सकती है। दूसरा, उनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि कहीं पर भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से, जिसमें सरकार का इंटरफेरेंस ना हो और सरकार की प्रायर अप्रूवल का ज़रूरत ना हो, क्योंकि ये सारा पैसा टैक्स का पैसा होता है। ये कंपनी गठित की है, सरकारी कंपनी है, इस वजह से। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं शॉर्टकट में आपको 3-4 बेनिफिट यहाँ पर लिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर ये टैग मिल जाता है तो, लाइक अगर मान लिया जाए 5,000 करोड़ की कोई सिंगल प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, 5,000 करोड़ की सिंगल प्रोजेक्ट है, तो 5,000 करोड़ तक की प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये कंपनी मर्जर में जा सकती है, किसी कंपनी के और कंपनी के साथ मर्जर हो सकती है, जिसके लिए भी सरकार की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा, एक्विजिशन, किसी भी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर सकती है, एक्विजिशन कर सकती है, इसके लिए भी सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है, करेक्ट, ठीक है। अपने ब्रांचेस को फॉरेन कंट्रीज़ में भी ओपन कर सकती है, और ये इसलिए भी दिया जाता है महारत्न कि उस कंपनी को एक नेशनल जाइंट से बढ़ा करके उसे ग्लोबल जाइंट बनाया जाए। तो ये भी एक बेनिफिट होती है जिसकी वजह से ये टैग दिया जाता है, करेक्ट। नाउ और क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो सबसे लार्जेस्ट CPSE कौन है, मतलब महारत्ना कंपनी कौन सी है, तो दैट इज़ भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये सबसे लार्जेस्ट है, मतलब इसका नेट प्रॉफिट टर्नओवर काफ़ी बड़ा है, ये लार्जेस्ट है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये भी आप बता दीजिएगा, क्लियर। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं लाइक कोल इंडिया लिमिटेड, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखिए इससे और क्या क्वेश्चन आ सकता है, 2 स्कीम इन्होंने इंप्लीमेंट मतलब जो रिसेंटली की है, एक तो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, और दूसरी है सौभाग्य स्कीम, ठीक है। ये खुद से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करती है, फंड करती है, क्योंकि ये एक बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये क्या करती है, किसी भी सरकार के स्कीम को या कोई भी स्कीम होती है जिसको फंड करती है, तो जैसे लाइक ये एक स्कीम थी सरकार की, तो उसको फंड करती है और इसको फंड करती है और उससे प्रॉफिट जनरेट करती है, क्लियर, ठीक है, ओके। अब इसके अलावा और किस टाइप की कंपनी होती है, देखिए 1997 में भारत सरकार ने 2 से निकाला था, एक था मिनी रत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी का टैग देना स्टार्ट किया। मिनी रत्न में भी 2 कैटेगरी है, एक 1 और एक 2। इसके बाद सेम ईयर उन्होंने नवरत्न कंपनी देना लगा। सारी कंपनी का जो टैग जो दिया जाएगा, चाहे वो मिनी रत्न हो या नवरत्न हो, वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी ही होगी, स्टेट की कंपनी नहीं होगी, नवरत्न कंपनी,
करेक्ट। टोटल कितनी नवरत्न कंपनी है आज के डेट में? 14। देखिए, महारत्न बनने के लिए आपको नवरत्न होना जरूरी है, और नवरत्न होने के लिए आपको मिनी रत्न 1 कैटेगरी होना जरूरी है, और मिनी रत्न 1 कैटेगरी होने के लिए आपको मिनी रत्न 2 कैटेगरी होना जरूरी है। कंडीशन क्या है देखिए, इसके साथ कंडीशन क्या है कि भैया ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, प्लस 4 डायरेक्टर से ऊपर होने चाहिए। कैटेगरी 1 में जाने के लिए क्या है कि एटलीस्ट आपकी नेट प्रॉफिट जो है 30 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। नवरत्न कंपनी के लिए क्या है कि कम से कम 500 करोड़ रुपए की आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए, ठीक है, और सारे कंडीशंस हैं, क्लियर। लेकिन वो ज़्यादा पूछेगा नहीं एग्जाम में, आपको पूछेगा यही, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। REC कंपनी, ओके। जब मैं कंपनी बता ही रहा हूँ तो आपको एक और चीज़ मैं बता देता हूँ लगे हाथ, दैट इज CSR। ये भी न्यूज़ में है, इसको कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी इस बार न्यूज़ में है तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भारत देश में चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या सरकारी कंपनी हो, सभी को समाज के लिए कुछ हित करने के लिए अपनी प्रॉफिट कमाया हुआ का कुछ % आपको एक अच्छे कामों में लगाना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी जो होती है वो किस चीज़ को फॉलो करना चाहती है, अचीव करना चाहती है? ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। इसको अचीव करने के लिए CSR इंप्लीमेंट करती है। ट्रिपल का मतलब क्या है देखिए, इकोनॉमी, दूसरा एनवायरनमेंट, और तीसरा सोशल, ठीक है। आप कंपनी बना रहे हैं, पैसा बनाइए, इकोनॉमी में भी आप कीजिए, लेकिन आपको एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबल रखना है और सोशल बेनिफिट भी करना है, जिससे समाज के पिछड़े हुए वर्ग जो भी लोग हों उसके भी हित में आप कुछ कर सकते हैं, लाइक शिक्षा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये कोई भी कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू किस तरीके से काम करती है, बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक NGO को पैसा दे करके कर सकती है, खुद की फाउंडेशन इस्टेब्लिश कर सकती है, जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, जिम जी प्रेमजी फाउंडेशन है, महिंद्रा फाउंडेशन है, बहुत सारी है, इस तरीके से वो काम करती है। कंडीशन क्या है देखिए कि 2% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है उनको CSR में डाइवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट CSR में करना पड़ेगा। लेकिन किस कंपनी को करना पड़ेगा? क्या छोटी बड़ी हर कंपनी को करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्राइटेरिया है उसके लिए, 3 क्राइटेरिया। पहली क्राइटेरिया क्या है कि देखिए, जो आपकी नेट प्रॉफिट होगी कंपनी की फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, फाइनेंशियल ईयर, नॉट 3 कंसेक्यूटिव, फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर, नेट प्रॉफिट जो है आपकी होनी चाहिए विल बी मोर देन 5 करोड़। दूसरा, नेट टर्नओवर जो है वो कितना होना चाहिए? 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। और अगर हम नेट वर्थ की बात करें तो वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 500 करोड़ से प्लस। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो CSR की को आपको करना ही पड़ेगा। प्लस एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ CSR से रिलेटेड। देखिए 2014 में CSR जो है वो क्या कर दिया गया? मैंडेटरी है। मैंडेटरी आप ऐसे लिख सकते हैं, मैंडेटरी लीगली। कंपनी एक्ट के सेक्शन 235 आई थिंक, उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया है हर कंपनी को जो इस पर्टिकुलर एम्बिट में आते हैं उनको 2% अपनी नेट प्रॉफिट का CSR में डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। और इसके बाद इंडिया जो है फर्स्ट एंड ओनली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जिसने CSR इनिशिएटिव को मैंडेटरी और लीगल स्टेटस दे रखा है। क्लियर? ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश मोनार्की। देखिए ये क्यों न्यूज़ में है? रिसेंटली आप सभी को पता है कि क्वीन एलिजाबेथ II का देहांत हो गया है, निधन। कब हुआ है? दैट इज़ ऑन 8 सितंबर 2022। करेक्ट? क्वीन का निधन हो जाता है। कितने साल की थी ये? 96 ईयर्स की थी। अब कुछ बातें जो एग्जाम पॉइंट्स से आपको याद रखना है। क्वीन एलिजाबेथ लॉन्गेस्ट एंड, ऐसे लिख लीजिए, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ ब्रिटेन थी। करेक्ट? ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट ब्रिटेन की। कितने साल इन्होंने रूल किया? 70 ईयर्स। कब से कब तक? 1952 से लेकर के 2022 तक ये ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, क्लियर? ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया की ये लॉन्गेस्ट रेनिंग थी। लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ द वर्ल्ड कौन थे? ऑफ वर्ल्ड का खिताब क्या? ये सेकंड थी, सेकंड लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क। बट फर्स्ट कौन थे? दैट इज किंग लुइस 14। करेक्ट? ये कितने साल तक थे? 72 ईयर्स। और ये किधर के थे? फ्रांस के थे। अब ये इतना लंबा कार्यकाल तक राजा बन करके रहे, इसके पीछे का कारण क्या है कि ये 5 साल की उम्र में ही सिंहासन पे बैठ गए थे, डिक्लेयर कर दिए गए थे। इस वजह से
कौन? लुइस 14, 16 नहीं, जिस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उस टाइम पे किंग लुइस 16 थे, मैं 14 की बात कर रहा हूँ। ये इनका निधन हुआ था 1715 के टाइम पे। तो ये लॉन्गेस्ट रेनिंग ये है। तुम्हें भी एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट मोनार्क कौन थे। क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या आपको समझना है, मैं एक फैमिली ट्री बना रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये सारी ब्रिटिश मोनार्की की फैमिली ट्री क्या है। देखिए, किंग जॉर्ज 5, ये सब आपको पता होगा। किंग जॉर्ज 5 वही किंग थे जो भारत आए थे 1911 के टाइम पे, जब कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था। कर्तव्य पथ जो बना है वहाँ पे, जहाँ पे आज सुभाष चंद्र बोस की ब्लैक ग्रेनाइट की एक स्टैचू लगाई गई है, उससे पहले किंग जॉर्ज 5 का ही स्टैचू वहाँ पे लगा हुआ था 1968 तक। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्लियर? किंग जॉर्ज 5 की वाइफ थी मैरी ऑफ टेक, करेक्ट। इनके बच्चे हुए किंग जॉर्ज 6, इनका बेटा। इनकी वाइफ थी क्वीन एलिजाबेथ 1, इसे क्वीन मदर भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ इन दोनों के जो बच्चे हुए वो कौन थे? क्वीन एलिजाबेथ 2, और इनके हस्बैंड कौन थे? फिलिप, चार्ल्स फिलिप, ठीक है, जिसे आप प्रिंस फिलिप भी बोल सकते हैं। ये 2021 में इनका निधन हो गया था 99 ईयर्स की एज में। इनका निधन 2022 में हुआ है 96 ईयर्स की एज में। अब राजा से रानी क्यों हो गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आप समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। देखिए, जो भी बड़ा हो, वहाँ का जो भी लॉ है हमारे ब्रिटेन का, वो ये कहता है कि अगर राज घराने में जो भी बड़ा होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका एज सबसे ज़्यादा होगा वही किंग या क्वीन बनेगी, करेक्ट। और जो उनके हस्बैंड होंगे उन्हें एक दर्जा दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंस ऑफ एडनबर्ग। तो चार्ल्स फिलिप क्या थे? प्रिंस ऑफ एडनबर्ग थे, क्लियर। अब इन दोनों के 4 बच्चे हुए, ठीक है, दैट इज़ चार्ल्स 3rd, ठीक है, चार्ल्स 3rd। इनकी शादी 2 शादी हुई, एक तो कमीला के साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसेस ऑफ डुचेस, आज के डेट में यही है प्रिंसेस ऑफ डुचेस। और एक हुआ था डयाना से, जो इनका निधन हो गया था, करेक्ट। और भी इनके बच्चे हैं, इनके 4 बच्चे थे। एक में है प्रिंसेस एने, दूसरा है प्रिंस एडवर्ड, और तीसरा है प्रिंस एंड्रयू। प्रिंस एडवर्ड, प्रिंस एंड्रयू, करेक्ट। नाउ चार्ल्स 3 क्वीन एलिजाबेथ के बाद अब करेंटली कौन किंग बन गए हैं? चार्ल्स 3 हो गए हैं किंग ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बेटे थे इसलिए ये बन गए। और इनकी वाइफ को क्या मिला टैग? प्रिंसेस ऑफ डचेस। इन्हीं के बच्चे हैं प्रिंस विलियम, ठीक है, जिन्होंने कैथरीन से शादी करी है। एक और है प्रिंस हैरी, ठीक है, जिसने मैग्नन से शादी की है। तो ये एक फैमिली ट्री चार्ट है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या बात याद रखना है, क्वेश्चन ये आ सकता है क्वीन एलिजाबेथ को, जहाँ प्रेसिडेंट हमारे इस बार उनके फ्यूनरल में कौन गया था भारत की तरफ से? तो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई थी उनके फ्यूनरल में। और उनका फ्यूनरल जो है, उनका जो फ्यूनरल है वो कहाँ हुआ, कहाँ दफन किया गया? तो दैट इज़ सेंट जॉर्ज अबेल, ठीक है, सेंट जॉर्ज अबेल जगह एक चर्च है, उसके अंदर ही जितने भी किंग होते हैं और क्वीन होते हैं उनको वहीं पे उनके बॉडी को दफनाया जाता है, करेक्ट, कॉफिन के अंदर। तो ये आपको जगह याद रखना है, ठीक है, ओके। क्वीन एलिजाबेथ इंडिया 3 बार आई थी। सी केम टू इंडिया थ्राइस। कब कब? पहली बार आई थी 1961 में, ठीक है, ऑन 26 जन। दूसरी बार आई थी 1983 वर्ल्ड कप के टाइम पे, और तीसरी बार आई थी 1997 के टाइम पे, क्लियर। इस टाइम राजेंद्र प्रसाद उनको रिसीव किए थे, इंदिरा गांधी एटसेट्रा, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। फिर अटल बिहारी वाजपेयी, ओके। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो सिस्टम है वहाँ का ब्रिटेन का, वो कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था 1215 में, जब रॉयल चार्टर ऑफ राइट्स साइन किया गया था, ठीक है। किसने साइन किया था? किंग
जॉन ने साइन किया था। इसके बाद जो राजा की पावर थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद ये एक सेरेमोनियल हेड हुआ करते थे और प्राइम मिनिस्टर जो है रन करते थे पार्लियामेंट के थ्रू। और यहाँ पे ये कहा गया, मतलब ठीक है इसके बहुत टाइम के बाद पार्लियामेंट बना, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद ये कहा गया कि कोई भी इंसान लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। ये रॉयल चार्टर ऑफ राइट्स में मेंशन किया हुआ था। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। बहुत डेप्थ में आपको करंट अफेयर और उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम के लिए यहाँ पे मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।